तीनों क्लासेस में आप लोगों का एक हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत में कैसे भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित होती है। तो पिछले जो 3 वीडियो हमने तैयार किया था उनमें आपको क्रम वाइज भारत में कैसे बाबर आता है, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ता है और किस तरह से अपने सत्ता को स्थापित करता है, लेकिन वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहता है और 1530 में और तारीख थी 26 दिसंबर की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसका जो बड़ा पुत्र हुमायूं, इसका पूरा नाम जैसे हमने पढ़ा था कि बाबर का पुराना नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। परीक्षा में पूछा जाता है। इसी तरह हुमायूं के बारे में भी परीक्षा में आता है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु होती है। उसके 4 दिन के बाद 30 दिसंबर 1530 को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और वहां से इसका राज्य प्रारंभ शासन के रूप में यह एक बादशाह के रूप में अपने कार्य को प्रारंभ करता है। बाबर के 4 पुत्र, अगर देखा जाए जीवन परिचय हुमायूं का, सबसे पहले हम लोग यही जान लें जन्म जो इसका हुआ था 1508 में और ये हुआ था काबुल में। काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है। पिता का नाम आप लोग जानते हैं बाबर और इसकी माता का नाम था महादेव। ये जानना जरूरी इसलिए है कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे गए। मात्र जब यह केवल 12 साल का था हुमायूं, तो अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बदखशां। इसके पिता ने बदखशां का सूबेदार बना दिया। सूबेदार अगर बोला जाए तो आज के जो राज्यपाल होते हैं इसी को कहा जाता है सूबेदार। तो बदखशां का सूबेदार बन जाता है मात्र 12 वर्ष की उम्र। और आगे चलकर बाबर ने भारत में जो सैनिक अभियान चलाया, चाहे पानीपत का युद्ध हो, चंदेरी का युद्ध हो, आपका खानवा का युद्ध हो, आगरा का युद्ध हो, इन सब युद्धों में बाबर का इसने पूरा सहयोग किया था। मतलब सैन्य अभियान में यह भी सक्रिय रूप से भाग लिया। तो सैन्य कौशल इसमें शुरू से ही। हम आगे आते हैं। बाबर के जो है 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। जैसा कि यहाँ हमने नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ हालांकि छोटे अक्षरों में है। सबसे बड़ा बेटा जो था हुमायूं था। उसके बाद कमरान नाम का एक बेटा था। उसके बाद अस्करी था और सबसे छोटा बेटा जो था उसका नाम था इंदाल और एक पुत्री थी, उसका नाम है गुलबदन बानो बेगम। इसी गुलबदन बानो बेगम जो ये हुमायूं की एकमात्र बहू थी, इसने हुमायूं के जीवन पर एक किताब लिखा है, उसका नाम है हुमायूं। ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जान लें हुमायूं के बारे में। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि बाबर जो है हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मान चुका। अपने जीवन काल में ही उसने अपने पुत्र हुमायूं से कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन उसने कहा कि मैंने काबुल से लेकर के भारत के जितने क्षेत्रों को जीता
इन सभी क्षेत्रों को तुम अपने भाइयों में बांट दो, है ना। तुम दिल्ली से आगरा तक का क्षेत्र पर शासन करना और बाकी जो अन्य क्षेत्र है उनको अपने भाइयों में बराबर बराबर बांट करके दे दो, है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे चारों पुत्र एक बादशाह की तरह अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करें। ये उसकी इच्छा थी। और हुमायूं भी बड़ा ही नेक दिल इंसान था। बाबर की जब मृत्यु हो जाती है तो वह चाहता तो अपने भाइयों को कुछ नहीं देता, लेकिन उसने उदारता का परिचय दिया और ईमानदारी के साथ। इस नक्शे में आप देखिए, दिल्ली से आगरा तक का जो क्षेत्र, दिल्ली से आगरा तक के क्षेत्र को उसने अपने पास रखा। उसके बाद अपने मंझले भाई कमरान को काबुल और कंधार का इलाका दे दिया। इधर काबुल और कंधार इधर है अफगानिस्तान में, ये इलाका दे दिया कमरान। अस्करी को संभल का इलाका दे। संभल आपका क्षेत्र जो है ये अभी के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती को मिला करके संभल का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये क्षेत्र मिल गया अस्करी को। और उसका जो छोटा भाई था उसको मेवात का इलाका देखते हैं। मेवात अगर आज के समय में देखा जाए तो भारत के हरियाणा राज्य और राजस्थान का भरतपुर और ये आपका उत्तर प्रदेश का मथुरा तक का जो क्षेत्र है ये मेवात क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से बराबर बराबर आज जो है उसने अपने भाइयों को बांट दिया। और ये सुलेमान मिर्जा जो है ये इसका चचेरा भाई है ना। हुमायूं ने कहा कि ये मेरा चचेरा भाई है। इसने क्या किया कि पहले जो है हुमायूं बद खसा का सूबेदार था, तो उसने चचेरे भाई को कहा आप चले जाओ बद खसा, मैं आपको वहां का सूबेदार नियुक्त करता। आप बद खसा के क्षेत्र में जाकर के सूबेदारी कीजिए, शासन कीजिए। तो इस तरह से बराबर बराबर हिस्सों में अपने भाइयों को उसने साम्राज्य बांट दिया। अब देखिए आगे, अब इस तरह का उसने सारा कार्य कर लिया, साम्राज्य का विभाजन किया, लेकिन उसके सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां राजा पंजी के साथ। क्योंकि बाबर ने सत्ता तो स्थापित कर लिया था, कई क्षेत्रों को जीत करके दिल्ली के अंतर्गत शामिल कर लिया था, लेकिन अधिक दिनों तक जीतना नहीं रह पाया, जिसके कारण अपने साम्राज्य को अस्थायी नहीं बना सका, है ना। उसके मरने के पहले भी साम्राज्य पूरी तरह से उसके अधीन में नहीं आए। अब ये सबसे बड़ी चुनौती थी इसके सामने, हुमायूं के सामने। तो बहुत चुनौतियां थी। एक था अफगान समस्या, है ना। अफगान आपने पढ़ा है कि 1529 में बाबर ने आगरा के युद्ध में अफगान सरदार महमूद लोदी को हराया था, है ना। लेकिन महमूद लोदी हार कर भाग जाता है बंगाल की तरफ। अब वो क्या करता है, बंगाल में रह करके अपनी शक्ति को और जो है मजबूत करता है और बार बार वह बाबर के अधीन वाले क्षेत्रों में, शासन क्षेत्रों में बराबर हमला करता, क्योंकि वह कहता था कि दिल्ली पर, मतलब उसका मानना था, महमूद था कि दिल्ली पर वास्तविक रूप से बादशाह बनने का अधिकार सिर्फ मेरा है ना, क्योंकि हमारे वंश के लोग यहाँ शासन करते। तो ये एक समस्या इसके सामने, हुमायूं की समस्या, हुमायूं के सामने। दूसरी समस्या थी बहादुर शाह। बहादुर शाह नाम का
एक शासक था जो गुजरात के क्षेत्र में शासन किया करता था और इसकी महत्वाकांक्षा भी बहुत अधिक थी। तो यह भी जो है स्वतंत्र रूप से शासन करता था। अब हुमायूं के समक्ष समस्या यह थी कि अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए गुजरात को जीतना ही पड़ेगा, है ना। ये मालवा का क्षेत्र है, आज का जो मध्य प्रदेश है इसी में मालवा पड़ता है। मालवा के क्षेत्र पर एक शासक थे जिनका नाम था देव, है ना। उनका शासन चल रहा था, ये भी स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे और दक्षिण भारत से कई छोटे बड़े शासक शासन कर रहे थे। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। क्षेत्र विस्तार के क्रम में हुमायूं का दूसरा युद्ध जो है 1532 में अफगान शासक के साथ होता है, जिसे हम लोग लोहरिया का युद्ध कहते हैं। कहानी ऐसी है कि जब कलिंजर के किले पर हुमायूं ने आक्रमण किया और आपको बताया गया है कि 100 दिनों तक किले को वह घेरे रखा। उसी क्रम में उसे खबर चलती है कि महमूद शाह जौनपुर की तरफ अपनी सेना लेकर के बढ़ रहा। इस खबर से वह परेशान हो जाता है और प्रतापरुद्र देव जिनके साथ वह संधि करता है और धन लेकर के वह महमूद शाह को रोकने के लिए चल पड़ता है। दोहरिया यह स्थान का नाम है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का अवध का जो एरिया है, जौनपुर के पास ही, वहीं पर दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में महमूद लोधी जो है बुरी तरह परास्त होता है और इस तरह से दोहरिया के युद्ध का अंत होता है। साम्राज्य विस्तार के क्रम में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हुमायूं का सैन्य अभियान कितनी किया जाए। पहली बार 1531 में कलिंजर पर हुमायूं का आक्रमण होता है। कलिंजर आज के परिदृश्य में देखा जाए तो उधर मध्य प्रदेश के इलाके में एक क्षेत्र था जहाँ के शासक थे प्रतापरुद्र देव बर्मन। लगभग 1 महीने तक हुमायूं के सिर कलिंजर को घेरे रहते। कलिंजर का जो किला था तो किले में घेरे रहती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती, वह जीत नहीं पाता। नतीजा ये निकलता है कि अंत में युद्धदेव और हुमायूं दोनों आपस में संधि कर लेते। इस तरह से कलिंजर का युद्ध जो हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान के रूप में हम लोग जानते हैं, यह बगैर जीत हार के संधि के रूप में इसका अंत होता है। 1532 में ही हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण किया। ये चुनार का किला जानते हैं कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। और चुनार किला जो है उस समय शेर खां के कब्जे पे था। शेर खां नाम सुने आप लोग? इसको कहा जाता है शेर शाह को। और शेर खां के कब्जे में ये चुनार का किला था। और शेर खां के किले पर आखिर उसने हमला क्यों किया? तो अभी हमने देखा कि दोहरिया का जो युद्ध हुआ था उसमें महमूद शाह लोधी की सेना में मुख्य सेनापति का किरदार जो है शेर खान ने निभाया था। इसी खुनस को निकालने के लिए शेर खान के किले पर वह
आक्रमण कर देता है। 4 महीने तक उस किले को घेरे हुए रहता है और अंत में शेरशाह जब देखता है कि अब कोई उपाय नहीं है बचने का, तो वह हुमायूं के साथ संधि कर लेता है और इस तरह से चुनार का किला जो है बगैर हार के संधि के द्वारा उसके विवाद जो है उसका हल हो जाता है और हुमायूं वापस दिल्ली की तरफ लौट जाता है। हुमायूं का तीसरा अभियान 1534-35 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरोध में रहता है। बहादुर शाह गुजरात का एक महत्वाकांक्षी शासक था और हुमायूं के साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने थी। इसलिए हुमायूं ने इसके ऊपर हमला किया। बहादुर शाह जब मुगल सेना को सामने से देखता है तो वह चुपके से भाग खड़ा होता है और जाकर के छिप जाता है। इसी तरह बिना लड़ाई लड़े जो है हुमायूं इसके गुजरात पर अधिकार कर लेता है और गुजरात का सूबेदार अपने भाई अस्करी को नियुक्त कर देता है, लेकिन अस्करी उसे गुजरात प्रदेश को संभालने में असफल हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि आने वाले समय में बहादुर शाह फिर से अपनी शक्ति को जुटाता है, मजबूत करता है और वहां की जनता के सहयोग के बदौलत फिर से अपनी सत्ता को कायम करता है, अर्थात गुजरात को फिर से अपने अधिकार में ले लेता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने दें। अगले वीडियो में बाकी का अंश जो है हुमायूं के बारे में और लड़ाइयाँ हैं इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।